चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय का पाठ 9 रज्जब चाचा पढ़ने वाले। इसके लेखक हैं व्यथित हृदय। लेखक का नाम है व्यथित हृदय। हम लोग देखते हैं अब व्यथित हृदय जी ने इस पाठ में हमें क्या समझाने की कोशिश की। अब व्यथित हृदय जी का परिचय है। व्यथित हृदय जी प्रसिद्ध कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। आपकी कहानियां ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद होने के साथ साथ अत्यंत रोचक भी है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं उपनिषदों की श्रेष्ठ कहानियां, जीवन रश्मियां, भारत छोड़ो, मनुष्य जो देवता बन गए आदि। यह रज्जब चाचा जो कहानी दी गई है उसके जो लेखक है उनका नाम है व्यथित हृदय। उनकी प्रमुख कृतियां यहाँ पर दी गई है। बड़े अच्छे कथाकार हैं। भारत छोड़ो, मनुष्य जो देवता बन गए, उपनिषदों की श्रेष्ठ कहानियां, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और इनकी कहानियां ज्यादातर शिक्षाप्रद होती है। शिक्षाप्रद अर्थात मॉरल स्टोरीज, जिससे हम कुछ ज्ञान ले सकें। अब यहाँ पर इस गद्य में क्या दिया है उन्होंने, प्रस्तुत कहानी में कथाकार ने पारंपरिक हुनर, ग्रामीण सामाजिक ताना बाना, आपसी प्रेम, सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता, भाईचारा आदि का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। उच्च पदस्थ होकर भी अपने से बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान इस कहानी में दर्शनीय एवं अनुकरणीय है। अनुकरणीय मीन्स ऐसे आदर्श प्रस्तुत किए हैं इस कहानी में कि जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, जिसका हम अनुकरण कर सकते हैं, जिसके हिसाब से चल सकते हैं। तो इस कहानी में धार्मिक सौहार्द दिया है, भाईचारा दिया है। जो आज आपस में लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़ते हैं, तो पहले के समय में गांव में किस तरह की व्यवस्था थी और किस तरह लोगों पर अच्छे संस्कार हुआ करते थे, जो संस्कार आज भी हमें फॉलो करने की जरूरत है। ऐसी कहानी व्यथित हृदय जी ने लिखी है। अब रज्जब चाचा के माध्यम से वे हमें कुछ आदर्श सिखाना चाहते हैं। हम देखते हैं इस कहानी में क्या है। गांव के एक कोने में रज्जब चाचा का एक छोटा सा मकान है। संध्या सवेरे दोपहर जब जाओ, वे अपने बरामदे में बैठकर कपड़े सीते हुए मिलते हैं। यदि कोई उनसे कहता कि रज्जब चाचा आप थोड़ी देर के लिए विश्राम क्यों नहीं कर लेते, तो वे कहते हैं कि जिंदगी विश्राम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए नहीं। अब गांव के एक छोटे से कोने में रज्जब चाचा का मकान, छोटा सा गांव है, गांव में भी एक छोटा सा कमरा है, एक घर है। और जब भी आप जाओगे तो बरामदा जो होता है, घर के बाहर का भाग, जहाँ पर लोग आराम करने के लिए बैठते हैं, सुबह शाम दोपहर हवा अच्छी आती है, इसके लिए बरामदे बनाए जाते हैं। वहां पर उस बरामदे में रज्जब चाचा बैठे हुए कपड़े सिलते हुए, जब जाओ, सुबह जाओ, शाम को जाओ, दोपहर को जाओ, अर्थात दिन भर वो काम करते हैं और सिलाई का काम करते थे। जब कोई कहता चाचा थोड़ा विश्रांति ले लो, थोड़ा आराम कर लो, तो वो कहते थे कि जो जीवन मिला है वो आराम करने के लिए नहीं मिला है। हमारा जो जीवन है वो हमेशा काम करते रहना चाहिए, मेहनत श्रम करते रहना चाहिए। 7-8 गांव के बीच में रज्जब चाचा ही एक ऐसे हैं जो सिलाई का काम करते हैं। अब अगल बगल के 7-8 गांव में सिर्फ एक रज्जब चाचा ऐसे हैं जिनके यहाँ पर सिलाई का काम होता है, जो सिलाई का काम करते हैं। विवाह शादियों और तीज त्योहारों पर तो उनके पास इतना काम आ जाता है कि उन्हें दम मारने की फुर्सत नहीं रहती। वे रात भर अपने पूरे परिवार के साथ जुटे रहते हैं, फिर भी काम निपटा नहीं पाते। मतलब 7-8 गांव में एक अकेले दर्जी थे रज्जब चाचा, जो कपड़ा सिलने का काम करते थे। और विवाह शादी तीज त्योहार के समय में इतना ज्यादा काम आ जाता था कि उन्हें फुर्सत नहीं मिलती थी, थोड़ा भी आराम नहीं मिलता था। और उस काम को निपटाने के लिए दिन रात एक कर देते थे। और उसमें उनके परिवार के सभी लोग जुटे रहते थे, सभी उनकी मदद करते थे। पहले के समय में रेडीमेड कपड़े नहीं चलते थे, सब सिला करके ही पहनते थे, रेडीमेड का समय फैशन नहीं था। तो उस समय दर्जी जो हुआ करते थे, सिलाई करने का काम करते थे, उनके यहाँ इसी तरह की भीड़ होती थी। और उस वहां पर तो 7-8 गांव में सिर्फ एक रज्जब चाचा ही थे, इसलिए और ज्यादा भीड़ थी। और वह भीड़ और बढ़ जाती जब विवाह शादी या तीज त्योहारों का समय आता। विवाह शादियों के दिनों में लोग रज्जब चाचा को बड़े चाव से बुलाते।
यदि वे स्वयं जोड़ा जामा पहनाने के लिए न जाएं तो उनके प्रेमी बुरा मानते और फिर उन्हें उसके लिए उलाहना देते। उलाहना देना, ताना देना या व्यंग करना। कि रज्जब चाचा जब भी कोई विवाह शादी का अवसर होता तो दूल्हे को एक पहनाया जाने वाला वस्त्र है जिसको जोड़ा जामा कहते हैं। पायजामा कुर्ते की तरह होता है, थोड़ा सिल्की टाइप होता है, तो जोड़ा जामा शादी के समय पहनाया जाता है। तो अगर रज्जब चाचा नहीं गए तो सभी उनके जो प्रेमी थे वो बुरा मान जाते थे। मतलब कितना भी काम में व्यस्त हो रज्जब चाचा, उन्हें जोड़ा जामा पहचाने पहनाने के लिए जाना ही पड़ता था। अगर नहीं गए तो लोग उन्हें उलाहने देते, ताने देते। जोड़ा जामा पहनाने में रज्जब चाचा का घाटा नहीं होता क्योंकि लोग उन्हें नेक में ऐसी रकम दे देते हैं जो निश्चित रूप से उनके पारिश्रमिक से अधिक होती है। नेक अर्थात किसी भी त्योहार या फंक्शन या किसी भी शुभ अवसर पर दी जाने वाली रकम जो हम खुशी खुशी देते हैं। तो रज्जब चाचा को कभी घाटा नहीं होता था, नुकसान नहीं होता था, क्योंकि जब वो जोड़ा जामा पहनाने जाते थे तो लोग खुशी खुशी उन्हें नेक में इतनी रकम दे देते थे कि निश्चित रूप से उनके पारिश्रमिक से, पारिश्रमिक अर्थात उनका जो श्रम है, उनकी जो मेहनत है, उससे कहीं ज्यादा होती थी। तो खुशी खुशी जो रकम मिलती थी उसको हम कहते हैं नेक। 75 को पार कर गए, अभी भी सुई के छेद में बिना चश्मे के ही धागा डाल लेते। लंबा अंगरखा पहनते। अब वेशभूषा बताई गई है, किस तरह की वेशभूषा रज्जब चाचा पहनते थे। अब उनकी आंखें इतनी अच्छी थी, आजकल बच्चों की आंखें भी चश्मा लग जाता है बहुत जल्दी। क्यों? मोबाइल फोन और बाकी के सब जो स्क्रीन है, दिन रात उसमें जुटे रहते हैं। हाँ, थोड़े समय के लिए पढ़ने के लिए ले लो, ठीक है, बाकी दिन भर मोबाइल में नहीं देखना चाहिए, आंखें खराब हो सकती है। तो यहाँ पर जो बताया गया है, 75 साल के होने के बावजूद भी उन्हें चश्मा नहीं लगा था। बिना चश्मे के ही सुई की छेद में वो धागा डाल लेते थे। और उनका पहनावा कैसा था? लंबा अंगरखा पहनते हैं, सिर पर सादी टोपी लगाते हैं, घर पर रहते हैं तो पैरों में लकड़ी की चट्टी पहनते हैं, और कहीं जाना होता तो पैरों में मोटे चमड़े की चप्पलें डाल लेते हैं। लकड़ी की चट्टी गांव में पहनते थे, अभी खड़ाऊं की तरह एक होता है, चलते समय आवाज भी करता हो, चट चट, इसलिए उसको चट्टी कहते हैं। लकड़ी की चप्पल होती है। तो घर पर जब वो रहते थे तो लकड़ी की चट्टी पहनते, और जब कहीं बाहर जाना होता तो मोटे चमड़े की चप्पलें पैरों में डालकर, अर्थात एकदम सीधा साधा लिबास था उनका। रज्जब चाचा ने जब से होश संभाला तब से ही वे बरामदे में बैठकर कपड़े सीते चले आ रहे हैं। युग बदल गया, लोग धरती पर से चंद्रलोक में चले गए, पर रज्जब चाचा की मशीन में परिवर्तन नहीं हुआ। वही छोटी मशीन जो उनके बचपन में थी, आज भी उनके पास है। अब रज्जब चाचा जब से होश संभाला, अर्थात जब से बड़े हुए, जब से घर बार की जिम्मेदारी उन पर आई, तब से वे बरामदे में बैठ करके ही कपड़े सीखे। युग बदल गया, समय बदल गया, लोग शहरों में चले गए, लोग बड़े बन गए, चंद्रलोक पर, धरती से चंद्रलोक पर चले गए, अर्थात समय बहुत बदल गया। कई वर्षों बाद भी रज्जब चाचा की मशीन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो छोटी सी मशीन थी जो उनके बचपन में थी, वही उनके साथ थी। रज्जब चाचा के समान वो भी बड़ी तेज चलती है, इसका मतलब है रज्जब चाचा जी बहुत एक्टिव थे, बहुत तेज तेज गति से चलते थे। उसी तरह से उनकी मशीन भी थी जो बहुत तेज चलती थी। यदि कभी वह बिगड़ जाती तो रज्जब चाचा उसे अपने हाथों से ही ठीक कर लेते हैं। वे कहते हैं इस मशीन से उन्हें बड़ा लगाव है। इसके साथ रहते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बहुत से दिन देखे। उतार चढ़ाव के अर्थात गरीबी, अमीरी, दुख सुख, सब तरह से। तो रजब चाचा को अपने मशीन से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। उसका कारण क्या था? पूरे जीवन भर उस मशीन ने उनका साथ दिया था। एक तरह से उनका रोजगार था वो, उसी से कमाते खाते जीते थे वो। रज्जब चाचा का घर अपने गांव में अपने मजहब का अकेला घर है। पूरा गांव हिंदुओं का है, पर रज्जब चाचा कभी ऐसा अनुभव नहीं करते कि वे गांव में अकेले हैं। अर्थात उस गांव में सिर्फ रज्जब चाचा ही थे जो मुस्लिम थे। उनके मजहब का, उनके धर्म का एक अकेला घर था। बाकी के जो भी घर थे सब हिंदुओं के घर थे। लेकिन रज्जब चाचा को कभी एहसास नहीं हुआ, कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि वे गांव में अकेले हैं। तो इसका कारण रहा होगा कि गांव के सभी लोग
उनको अपना मानते थे, वे भी उसी तरह से गांव के लोगों में घुल मिल गए थे। वे पूरे गांव को अपना कुनबा और पूरे गांव के धर्म को अपना मजहब मानते हैं। गांव के छोटे बड़े सभी लोग उनका बड़ा आदर करते हैं। गांव में जब कभी किसी बात पर झगड़ा खड़ा होता है, रज्जब चाचा पहले बुलाए जाते हैं। रज्जब चाचा किसी भी मामले के संबंध में जो कुछ निर्णय कर देते हैं, फिर किसी में साहस नहीं होता कि वह उसे बदले या माने। इस तरह से उस गांव में रज्जब चाचा की बहुत इज्जत थी, बहुत आदर था। जब भी कोई आपस में कोई झगड़ा होता, कोई विवाद होता, तो उसमें सबसे पहले रज्जब चाचा को बुलाया जाता। और रज्जब चाचा जो भी फैसला करते, उस संबंध में जो भी निर्णय देते, फिर किसी में साहस नहीं था, अर्थात कोई उनकी बात को टालता नहीं था। सभी लोग उनके निर्णय को मानते थे। यह रज्जब चाचा का उस गांव में सम्मान था। अपने गांव में ही नहीं, दूर दूर के दूसरे गांव में भी रज्जब चाचा की बड़ी प्रतिष्ठा है। वे जहाँ कहाँ कहीं भी पहुंच जाते हैं, लोग बड़े प्रेम से उनका आदर सम्मान करते हैं। होली, दिवाली और दशहरे पर दूर दूर के घरों से उनके पास पकवान पहुंचते हैं। वे स्वयं भी ईद, बकरीद आदि के अवसरों पर बहुत से लोगों के पास सेवइयां और मिठाइयां भेजा करते हैं। तो यह पहले की बहुत ही अच्छी परंपरा जो अभी भी कई जगहों पर निभाई जाती है। ईद के समय सेवइयां और मिठाइयाँ, बकरीद के समय, ईद के समय, और जो भी पकवान बनते थे, रज्जब चाचा गांव में सभी लोगों को बुला करके सादर आमंत्रित करते, उन्हें खिलाते। और दिवाली, दशहरा, इस तरह के जो भी होली के समय जो पकवान हिंदुओं के यहाँ बनते थे, उनके यहाँ ससम्मान पहुंचाया जाता था। इस तरह से धार्मिक सौहार्द बना था। हिंदू मुस्लिम किसी भी तरह की कोई बात नहीं थी, और लोग मिलजुल करके एक दूसरे का त्योहार मनाते थे। एक दूसरे की खुशियां सभी लोग मिल बांट करके शेयर करते थे, मनाते थे। रज्जब चाचा के जवानी के दिन थे। गांव के ठाकुर सूरज भान के लड़के का विवाह था। सूरज भान का लड़का माता प्रसाद गौर वर्ण का, हंसमुख, सुशील और पढ़ा लिखा युवक था। रज्जब चाचा बड़े चाव से विवाह का जोड़ा जामा लेकर ठाकुर के आंगन में पहनाने के लिए उपस्थित हुए थे। अब यहाँ पर गांव के ठाकुर है, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सूरज भान जी, और उनके बेटे का नाम है माता प्रसाद। गौरवर्ण अर्थात एकदम गोरा, हंसमुख, सुशील, पढ़ा लिखा नौजवान था। उसकी शादी थी। उससे बड़े खुशी खुशी रज्जब चाचा जोड़ा जामा पहुंचा पहनाने के लिए उनके आंगन में पहुंचे। रज्जब चाचा ने जब अपने हाथों से दूल्हे का जोड़ा जामा पहना कर उसे तैयार किया, तो ठाकुर की बाछें खिल गई, बाछें खिल गई। अत्यधिक आनंदित होना, बहुत ज्यादा खुश होना। जब रज्जब चाचा ने अपने हाथों से दूल्हे का जोड़ा जामा पहनाया, तो ठाकुर सूरज भान जी बहुत ही खुश हुए। उनकी बाछें खिल गई, अर्थात अत्यधिक आनंदित होना, बहुत ज्यादा खुश हुए। ठाकुर बाग बाग होकर, यहाँ पर बाग बाग शब्द दिया है, बाग बाग का अर्थ भी बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत अधिक आनंदित होना। बोल उठे, रज्जब चाचा तुमने तो कमाल कर दिया है। तुम्हारे बनाए हुए जोड़े जामों में तो मेरा बेटा ऐसा फब रहा है मानो इंद्र हो। अब ठाकुर जी, सूरज भान जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आनंदित हुए। उन्होंने रज्जब चाचा की तारीफ की और कहा, तुमने तो कमाल कर दिया है। तुम्हारे बनाए हुए जोड़े जामों में तो मेरा बेटा एकदम राजा की तरह लग रहा है, फब रहा है, जच रहा है, सुंदर लग रहा है, मानो जैसे देवराज इंद्र हो। देवों के राजा इंद्र है, इसलिए यहाँ पर इंद्र से उपमा दी है अपने बेटे की उन्होंने। रज्जब चाचा बोल उठे, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर ठाकुर, खुदा की मेहर हुई तो तुम्हारा बेटा सचमुच इंद्र ही होगा। उन्होंने भी बड़े ही अच्छे शब्दों से, अच्छे बातों से ठाकुर जी का मन प्रसन्न किया। रज्जब चाचा ने कहा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, बहुत खुशी की बात है। खुदा की मेहर, खुदा की अगर इच्छा हुई, मेहर होना, इच्छा, या उनकी मर्जी, या उनका आशीर्वाद, अगर भगवान का आशीर्वाद रहा, तुम्हारा बेटा सचमुच इंद्र की तरह ही होगा, उन्हीं की तरह ख्याति प्राप्त करेगा इस संसार में। युवक माता प्रसाद ने रज्जब चाचा के पैर छुए। रज्जब चाचा ने प्रसन्न होकर उसके सिर पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा, तुम सचमुच इंद्र बनकर अपने देश का नाम रोशन करो। अब यहाँ पर रज्जब चाचा ने आशीर्वाद दिया। माता प्रसाद ने जब पैर छुए रज्जब चाचा के, तो बड़े खुशी से, बड़े प्रसन्न होकर के दाहिना हाथ सिर पर रख करके कहा,
खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। सचमुच तुम देवराज इंद्र की तरह देश में अपने देश का नाम रोशन करो, अपने गांव का नाम रोशन करो। ठाकुर ने प्रसन्न होकर रज्जब चाचा को पूरे 100 रुपए का नोट न्यौछावर में दे दिया। न्यौछावर एक तरह से इनाम, जिससे नेक शब्द आया था, उसी तरह से न्यौछावर। तो 100 रुपए का नोट बड़े खुशी खुशी, उस समय 100 रुपए की कीमत बहुत अधिक रही होगी, आज के कई गुना, समझ लो 1000 10,000 के बराबर। बहुत पुरानी कहानी है। रज्जब चाचा प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए अपने घर चले गए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। माता प्रसाद ने वकालत पास की। वह शहर में वकालत करने लगा। कुछ दिनों के पश्चात वह शहर में ही फंस गया। ठाकुर साहब की मृत्यु हो गई। अब रज्जब चाचा प्रसन्न हो गए। पैसे 100 रुपए भी मिले और बड़ा ही प्रेम मिला, स्नेह मिला। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और अपने घर चले गए। धीरे धीरे कई दिन बीते, कई वर्ष बीत गए। माता प्रसाद शहर में चले गए और वो वहां पर वकालत पास की। वकालत पास करके वहीं पे शहर में वकालत का काम करने लगे और कई दिनों तक शहर में ही रहे। यहाँ पर सूरजभान जो ठाकुर साहब थे, उनकी मृत्यु हो गई, अर्थात दिन इसी तरह से बीतते गए। पर युग की रफ्तार ने उन पर ही नहीं, उनके काम पर भी प्रभाव अवश्य डाला है। काम तो अब भी उनके पास बहुत आता है, पर अब गांव में बहुत से ऐसे लोग पैदा हो गए जो अपने कपड़े शहर में सिलवाने लगे। अब पहले की तरह युग नहीं रह गया, लोग फैशनेबल ज्यादा हो गए हैं। इसलिए बहुत से लोग अब गांव में कपड़े न सिलवा करके, ज्यादातर लोग बाहर जो बड़ी बड़ी दुकानें होती है, उनको लगता है कि वहां पर ज्यादा अच्छे सिलते होंगे, ज्यादा पैसे भी ज्यादा देते हैं, उन्हें थोड़ा सा लगता होगा कि शायद अच्छे कपड़े की सिलाई होती होगी, इसलिए वे शहर में देने लगे। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर जाकर के अपने अगल बगल पास पड़ोस के लोगों की एक तरह से मदद भी हो जाती है, तो उस गांव में एक तरह से उनकी मदद भी हो जाया करती थी। अब लोग शहर में जाकर के कपड़े सिलवाने लगे, फिर भी उनके पास काम की ज्यादा कमी नहीं थी। रज्जब चाचा बदलते हुए जमाने की निंदा तो कभी नहीं करते, पर वे अपने जमाने के प्रभाव में आकर अपनेपन को छोड़ना भी पसंद नहीं करते। अब रज्जब चाचा ने इस तरह का जो परिवर्तन हुआ, उसकी निंदा उन्होंने कभी नहीं की, लेकिन उनके समय में जो भी अच्छाइयाँ थी, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका समय ही बहुत अच्छा था, उन चीजों को वो बहुत पसंद करते थे। वे मुसलमान अवश्य हैं, पर वे अपने को किसी से अलग नहीं मानते। उनका कहना है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो धरती की देन है, खुदा तो केवल इंसान पैदा करता है। उनके हिसाब से धर्म कोई मायने नहीं रखता, मजहब कुछ नहीं, ये तो इंसानों ने बनाया। जब धरती पर आए तब भगवान तो सिर्फ, खुदा तो सिर्फ इंसान पैदा करता है। जब इंसान इस धरती पर आता है तो उसका कोई धर्म नहीं होता। अगहन पौष के दिन थे। रज्जब चाचा की पोती का विवाह था। वे इस विवाह को बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे। उनका ख्याल था कि अब शायद वे किसी और के विवाह को न देख सके, अतः वे इस विवाह में अपने मन की हर इच्छा को पूरा कर लेना चाहते। अगहन पौष के दिन उनकी रज्जब चाचा की पोती का विवाह था। उनको लग रहा था कि अब उनकी उम्र हो चली है, अब ज्यादा दिन जिए न जिए। उनके देख रेख में ये शायद उस परिवार का, उस घर का अंतिम विवाह हो, इसलिए वे दिल खोल करके खर्च करना चाहती थी और अपनी पोती का विवाह अच्छी तरह से करना चाहती थी। दोपहर का समय था। रज्जब चाचा अपनी पोती के लिए गहने और कपड़े खरीदने के लिए शहर जा रहे थे। यद्यपि उनके गांव से होकर शहर तक बस जाती थी, पर रज्जब चाचा पैदल ही जा रहे थे। वे पैदल के आदी थे। शहर केवल 7-8 किलोमीटर के फासले पर। अब रज्जब चाचा अपनी पोती के लिए गहने और कपड़े खरीदने के लिए शहर जा रहे थे, कि गांव शहर से नजदीक ही था। वहां पर बस भी जाती थी, लेकिन उन्हें पैदल चलने की आदत थी। आदी होना, आदत होना। अब 7-8 किलोमीटर के फासले पर गांव शहर के बीच का जो अंतर था, 7-8 किलोमीटर था। रज्जब चाचा पैदल ही शहर की ओर चल दिए। रज्जब चाचा जब शहर के पास पहुंचे तो एक विद्यालय के पास भीड़ भाड़ देखकर रुक गए। उन्होंने जब लोगों से पूछा कि यह भीड़ भाड़ क्यों है, तब लोगों ने उन्हें बताया कि शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। यह भीड़ उन्हीं के स्वागत के लिए एकत्र हुई। तो जब लोगों ने पूछा कि भाई ये भीड़ क्यों है, तो किसी ने बताया कि भाई शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं। विद्यालय के पास रज्जब चाचा थोड़ा भीड़ भाड़ देख करके रुके थे।
भीड़ से पूछा गया, भाई क्या बात है, यहाँ पर लोग क्यों रुके? तो उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री जी आ रहे और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर भीड़ जमा हुई है, इकट्ठा हुई। पर रज्जब चाचा को शिक्षा मंत्री से क्या लेना देना? वे उस भीड़ भाड़ की ओर देखते हुए शहर की ओर चल पड़े। जैसे वे शहर की ओर मुड़े, दनदनाती हुई एक कार आ पहुंची। रज्जब चाचा ने बड़ी कोशिश की कि वे शीघ्र ही कार के लिए रास्ता छोड़ दे, पर शरीर बूढ़ा होने के कारण उन्हें क्षण तो लग ही गए और कार को रुक जाना पड़ा। अब ऐसी परिस्थिति थी कि शिक्षा मंत्री से क्या लेना देना, वे बोल करके अपना निकल गए आगे काम के लिए शहर की ओर। और जैसे शहर की ओर मुड़े, दंदनाती हुई एक कार आई, उनके सामने आ गई। अचानक वो हटना चाहते थे, लेकिन शरीर बूढ़ा हो चला था, तो उतना एक्टिव नहीं थे, उतना फुर्ती के साथ वो किनारे नहीं हो पाए। तो थोड़ा सा क्षण लगा, थोड़ा समय लगा किनारा लेने में, तब तक गाड़ी उनके आगे आकर के रुक गई। पहरे पर नियुक्त सिपाही ने दौड़कर रज्जब चाचा को डांट लगाई और उन्हें पकड़कर पटरी पर कर दिया, एक किनारे कर दिया। सिपाही ने दौड़कर डांट लगाया, अरे यहाँ पर कहाँ बीच रास्ते पर चल रहा हो, किनारे हटो, मंत्री जी की गाड़ी जा रही है। कार चली, फिर रुक गई। कार चली पर फिर रुक गई। सहसा कार का द्वार खुला और एक प्रौढ़ व्यक्ति बाहर निकले। वे कोई और नहीं, स्वयं मंत्री महोदय थे। कार थोड़ा आगे गई, फिर अचानक रुकी। सहसा अचानक तुरंत ही कार का दरवाजा खुला और एक प्रौढ़ व्यक्ति, एक नौजवान व्यक्ति उसमें से निकले। वे कोई और नहीं, स्वयं मंत्री महोदय थे। वे किसी और को अवसर न देकर शीघ्र दौड़कर रज्जब चाचा के पास आ पहुंचे। उन्होंने कुछ कदम के फासले से ही पुकारते हुए कहा, रज्जब चाचा, रज्जब चाचा। मंत्री महोदय कार से उतरे, किसी को अवसर न देते हुए कि जाओ बुला कर लाओ बूढ़े को, ऐसा कुछ नहीं। वे तुरंत दौड़ कर गए और पीछे से पुकारते हुए उन्होंने कहा, फासले से, कुछ अंतर से, रज्जब चाचा, रज्जब चाचा, रज्जब चाचा। जब तक कुछ कहे न कहे, मंत्री महोदय ने दौड़कर उनके चरण स्पर्श कर लिए। और रज्जब चाचा जब तक कुछ समझ पाते, कुछ बोल पाते, तब तक मंत्री महोदय दौड़ करके रज्जब चाचा के चरणों को छू लिए, चरण को स्पर्श किया। रज्जब चाचा ने बिना पहचाने हुए ही दोनों हाथों से उन्हें पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। रज्जब चाचा ने जब उन्हें अपने सीने से लगाते हुए उनकी मुखाकृति की ओर गौर से देखा, तो हठात उनके मुख से निकल पड़ा, माता प्रसाद, तुम माता प्रसाद हो। जैसे ही रज्जब चाचा ने उनको पहचाना, उनको हाथ पकड़ करके अपने सीने से लगा लिया। फिर रज्जब चाचा ने उनकी ओर, मुख की ओर देखते हुए कहा, माता प्रसाद, तुम माता प्रसाद हो ना? अर्थात रज्जब चाचा ने उन्हें पहचान लिया। मंत्री महोदय बोल उठे, हाँ रज्जब चाचा, मैं माता प्रसाद ही हूँ। आपने ही तो मुझे इंद्र बनने का आशीर्वाद दिया था। तब रज्जब चाचा को उन्होंने बात याद दिलाई, जब जोड़ा जामा पहनाया था तो उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कहा था कि तुम इंद्र की तरह बनो, देश का नाम रोशन करो। तो मंत्री महोदय बोले कि चाचा, आपने ही तो मुझे आशीर्वाद दिया था। हाँ, मैं ही माता प्रसाद हूँ, मुझे ही तो आपने इंद्र बनने का आशीर्वाद दिया था। रज्जब चाचा की आंखें सजल हो गई, अर्थात आंखों में पानी आ गए, अश्रु, ये खुशी के आंसू हैं। उनकी आंखों से आनंद और प्रसन्नता की बूंदें टपक कर गिरने लगी। अर्थात रज्जब चाचा की आंखों से आंसू टपकने लगे। एक खुशी के आंसू थे, आनंद के आंसू थे, प्रसन्नता के आंसू थे। उनकी आंखों के आंसू के उत्तर में मंत्री जी की आंखें सजल होगी। अर्थात मंत्री जी की आंखें भी रज्जब चाचा की सजल आंखों को देख करके उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने अपने आंसुओं में बहुत से स्मृति चित्र देखे, स्मृति चित्र, जो पुरानी यादें थी, पुराने समय की जो स्मृतियां थी, सब याद आ गई। फिर कुशल क्षेम और हालचाल, कुशल भाई कैसे हो, क्या चल रहा है, सब हालचाल पूछे आपस में एक दूसरे से। रज्जब चाचा ने उन्हें बताया कि उनकी पोती का विवाह 10 दिसंबर को है। अब रज्जब चाचा की पोती का विवाह 10 तारीख को है, ऐसा रज्जब चाचा ने मंत्री महोदय को बताया। मंत्री महोदय ने अपनी डायरी में 10 दिसंबर के दिन कुछ लिखकर रज्जब चाचा को बड़ी नम्रता से नमस्कार किया और फिर चले गए। रज्जब चाचा ने भी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए शहर का रास्ता पकड़ा। अब दोनों ने एक दूसरे से विदा ली, नम्रता से नमस्कार किया। मंत्री महोदय ने अपनी डायरी में लिखा 10 तारीख का जो अपॉइंटमेंट था, जो भी था, उस समय उन्होंने रज्जब चाचा की पोती की शादी की तारीख भी लिखी। और फिर रज्जब चाचा अपना शहर की ओर गए और मंत्री महोदय विद्यालय की तरफ, जहां उन्हें कार्यक्रम में जाना था।
10 दिसंबर का दिन था, सूर्य डूब चुका था। रज्जब चाचा अपनी पोती के विवाह के कामकाज को लेकर बहुत व्यस्त थे। उनके पैरों में जैसे विद्युत की सी गति पैदा हो गई थी। विद्युत की सी गति अर्थात बड़ा तेजी से, बड़ी फुर्ती से काम कर रहे थे, जिससे पूरे शरीर में करंट दौड़े, इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत किसी गति से काम करना अर्थात बहुत तेज गति से काम करना। शाम हो चुकी थी, 10 दिसंबर शादी का दिन, और बहुत काम में व्यस्त थी। सहसा एक कार आकर रज्जब चाचा के दरवाजे पर रुकी। रज्जब चाचा ने आश्चर्यचकित होकर कार की ओर देखा। कार का द्वार खोलकर मंत्री माता प्रसाद उतर रहे। अब रज्जब चाचा के घर के सामने एक दरवाजे पर आकर के एक कार रुकी। रज्जब चाचा ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि भाई कार से कौन आया है। कार का द्वार खोलकर स्वयं मंत्री महोदय उतर रहे थे, माता प्रसाद। रज्जब चाचा ने दौड़कर माता प्रसाद को पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया। उनके मुख से अपने आप ही निकल पड़ा, अरे बेटा, तुमने क्यों कष्ट किए। माता प्रसाद मंत्री थे, बड़े आदमी बन गए थे, किंतु जो सादगी थी वही थी। रज्जब चाचा दौड़ करके माता प्रसाद को अपनी छाती से लगाया और कहा कि अरे बेटा, तुमने क्यों कष्ट किया। रज्जब चाचा की आंखें भर आई। उन्हें बड़े आदर से अपने बरामदे में ले जाकर कुर्सी पर बिठाया। सारे गांव में बिजली की तरह खबर फैल गई। सारे गांव में खुशहाली हो गई। इतना बड़ा मंत्री रज्जब चाचा की पोती की शादी में आया है। और रज्जब चाचा ने भी बड़े आदर से, बड़े सम्मान से अपने बरामदे में ले जाकर के कुर्सी पर बिठाया। मंत्री महोदय को उसी दिन रात में राजधानी जाना था। अतः उन्होंने शीघ्र ही चाय पानी करके रज्जब चाचा से छुट्टी ली। रज्जब चाचा और गांव के लोग उन्हें कार तक पहुंचाने के लिए आए। मंत्री जी ने रज्जब चाचा के पैरों को छूकर कार में बैठते हुए कहा, चाचा आप क्या करते हैं। रज्जब चाचा ने उत्तर दिया, यही बरामदे में पुरानी मशीन से सिलाई करता हूँ। अर्थात रज्जब चाचा की परिस्थितियां पहले के ही समान थी। वे पहले की तरह बरामदे में बैठ करके सिलाई का काम करते थे, उनकी वही पुरानी मशीन। और मंत्री महोदय को राजधानी जाना था, जल्दबाजी में थे, व्यस्त रहे होंगे। फिर चाय पानी पी करके रज्जब चाचा से इजाजत ली। जाते जाते उन्होंने हालचाल पूछा, पैर छुए रज्जब चाचा के। अब रज्जब चाचा ने उत्तर दिया, यहाँ बरामदे में पुरानी मशीन से सिलाई करता हूँ। कुछ दिनों के बाद लोगों ने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि रज्जब चाचा की दो नई मशीनें आ गई। उन्होंने दो बेरोजगार युवकों को अपने पास काम पर रख लिया। बाद में गांव वालों को पता चला कि वे मशीनें मंत्री महोदय ने भेजी थी। अब रज्जब चाचा खूब खुश रहने लगे। अब यहाँ पर मंत्री महोदय ने उनका हालचाल पूछा। जाते वक्त, गांव से विदा लेते वक्त सभी लोग उनको उनकी कार तक पहुंचाने गए। उसके बाद जब रज्जब चाचा की उन्होंने परिस्थिति देखी कि उसी पुरानी मशीन से वे सिलाई कर रहे हैं, तो उनका भी मन, हृदय पिघला होगा। तो उन्होंने दो मशीनें रज्जब चाचा के लिए भेज दी, और रज्जब चाचा ने ही गांव के दो बेरोजगार युवकों को काम दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि बेरोजगार युवकों को काम भी मिल गया, रज्जब चाचा को मशीन भी मिल गई, और मंत्री महोदय ने किस तरह से अपना फर्ज निभाया। इतने बड़े पोस्ट पर, इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी वे अपना पुराना समय नहीं भूले, और किसी भी तरह का धर्म का भेदभाव, जाति का भेदभाव न करते हुए उन्होंने किस तरह से रज्जब चाचा का सत्कार किया, सम्मान किया, उनके लिए जो दिल में जगह थी उसको बनाए रखा। अब यहाँ पर शब्द वाटिका दिए, नेग शुभ अवसर पर दी जाने वाली भेंट, चट्टी जैसे बताया, एड़े की तरफ खुला हुआ जूता जो लकड़ी का होता है, फबना जचना, अच्छा लगना, मेहर दया या कृपा, ईश्वर की मेहर हो, खुदा की मेहर होगी तो इस तरह का आशीर्वाद उन्होंने दिया था। बाछे खिल जाना, बहुत आनंदित होना, बाग बाग होना, बहुत खुश होना, बहुत आनंदित होना, सीने से लगाना, प्यार से मिलना। अब यहाँ पर स्वाध्याय दिया है, रज्जब चाचा की विशेषताएं क्या थी, किस तरह का पहनावा पहनते थे, उनके पैरों में किस तरह के जूते होते थे, उसके बाद वो उनकी चाल ढाल कैसी थी, उनकी आंखों की क्या विशेषता थी, सुई में धागा डाल लेना। तो यह सब हम रज्जब चाचा की विशेषताओं में लिख सकते हैं। उचित जोड़ियां मिलाओ में, ठाकुर सूरजभान थे, रज्जब चाचा दर्जी थे, माता प्रसाद अब मंत्री महोदय बन गए थे, दूल्हा का जोड़ा जमा होता था। अब कारण लिखो, रज्जब चाचा के पैरों में
जैसे विद्युत की सी गति पैदा हो गई थी, क्योंकि उस दिन उनकी पोती का विवाह था और वह शायद उनके जीवन का अंतिम विवाह होता उनके परिवार का, जिसे वो देख रहे थे। उसी खुशी के मारे उनके पैरों में विद्युत की सी गति, अर्थात बहुत तेजी से सारे काम कर रहे थे खुशी खुशी। रज्जत चाचा का गांव में अकेले होने का अनुभव न करना, क्योंकि उन्होंने भी गांव को कभी अलग नहीं समझा और हिंदू मुस्लिम सभी लोग बड़े ही धार्मिक सौहार्द के साथ रहते थे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के त्योहारों को अच्छी तरह मनाते थे, इसलिए कभी रज्जब चाचा को ऐसा अकेलापन अनुभव नहीं हुआ। धन्यवाद बच्चों।